हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम द हिंदू का एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल देखेंगे जो कि स्पेसिफिकली अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है। और ये किसके कंटेक्स्ट में था? बिहार के कंटेक्स्ट में, ठीक है। और हम इस पूरे टॉपिक को एनालाइज करेंगे, देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। न्यूज में क्यों था? अभी रिसेंटली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 की रिपोर्ट भी पब्लिश करी गई थी। और सबसे रिसेंट अभी बिहार इलेक्शंस आने वाले हैं। तो बिहार इलेक्शंस के टाइम पे अभी जब कैंपेनिंग स्टार्ट हुई है, तो उस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो दोबारा से एक बार न्यूज में आ गया। हर जगह इसकी बातचीत चल रही है, तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे जो सिलेबस है उसका भी रेपिटेटिव थीम है, और इन जनरल भी आपके पास कुछ पॉइंटर्स रेडी होने चाहिए। अगर हम सबसे पहले देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, बेरोजगारी क्या होती है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या डेफिनेशन देते हैं इसकी, वो ये बोलते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक ऐसी सिचुएशन है जब कोई इंडिविजुअल काम करने के लिए रेडी है और मनमर्जी से भी रेडी है, जो भी उसको सामने से वेज मिल रही है, जो भी उस टाइम पे रेट चल रहा है मार्केट का, बट उसको काम नहीं मिल रहा, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। अ पर्सन इज रेडी प्लस विलिंग प्लस लुकिंग फॉर अ जॉब बट स्टिल नॉट एबल टू फाइंड अ वर्क, उसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं। बट अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसने अपना काम खो दिया, जिसने अपनी नौकरी खो दी है, बट वो अब दोबारा किसी और नौकरी के लिए नहीं खोज रहा, नहीं ढूंढ रहा, तो हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट काउंट नहीं करते हैं। हम उसको अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। उसके बाद आपको रीसेंट एग्जांपल बताऊं डाटा के साथ। जो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जो रिपोर्ट है, वो ये बोलता है कि ये ऑलमोस्ट 3.2% तक आ गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर में। जो अगर 17-18 की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 6% था। अभी हाफ रह गया ये, ठीक है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्यों हैं, क्या है बेरोजगारी, क्यों है बेरोजगारी, और कैसे और बढ़ रही है। सबसे पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ, जो इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। जो सप्लाई ऑफ लेबर है, मतलब काम करने वाले ज्यादा है, डिमांड कम है, तो जिसकी वजह से क्या होगी? जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है वो ज्यादा हो रहे हैं और लोगों के पास काम नहीं है करने के लिए। उसके बाद लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, काम करने में और स्किल होने में फर्क होता है, ठीक है। बहुत बड़ा मिसमैच है। जो स्किल्स आज की मार्केट मांगती है वो वर्कफोर्स के पास है नहीं, है ना। हमेशा हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट ये नहीं होता कि हमने मजदूरी कर ली, हमने ईंटें उठा ली, हमने कुछ काम कर लिया, बट स्किल मांगती है कोई भी चीज। बट आज के टाइम में वो स्किल नहीं है, हम स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जो इंडस्ट्री स्किल डिमांड कर रही है वो नहीं है, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बहुत ज्यादा है, खास करके यूथ में। क्योंकि हमारी जो स्कूलिंग है, जो हमारी एजुकेशन है, वो इस पर्पज से हुई है कि हमको वोकेशनल ट्रेनिंग ज्यादा दी नहीं गई है। तो जो यूथ है यहाँ पे स्किल मिस गैप यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्लो है। इंडस्ट्रीज में बहुत कम इन्वेस्टमेंट हो रही है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं जनरेट हो पा रही हैं, जिसकी वजह से जो सिचुएशन है और ज्यादा खराब हो रही है, बद से बदतर हो रही है। फिर जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस है हमारी कंट्री की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, इवन इससे पहले भी जितनी जनरेशन है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर एज ए एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट है, ठीक है। जिसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम है? इस सेक्टर में ज्यादा डिवर्सिफिकेशन भी नहीं है, जिसकी वजह से बाकी सेक्टर्स में प्रॉब्लम हो रही है, जिसके वजह से इवेंचुअली जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अप हो रहे हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम है ये। यहाँ पे नौकरी नहीं मिल पा रही है क्योंकि एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग डिपेंडेंट है, बट एग्रीकल्चर इतनी आउटपुट देता नहीं एफिशिएंसी के साथ, बाकी सेक्टर में इतना टैलेंट यूटिलाइज हो नहीं रहा क्योंकि वहां पे स्किल नहीं है। तो बीच का जो मिसमैच है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंस को खत्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है, ग्रो करती है, वैसे वैसे जो मैनुअल लेबर है वो रिप्लेस होती रहती है, ठीक है। कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो अभी बिल्कुल खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा बढ़ रही है। अब लेट्स से कंप्यूटर्स आने से पहले हर चीज हाथ से लिखी जाती थी, लेजर तैयार करे जाते थे, खाता बुक लिखी जाती थी। पर जब से कंप्यूटर्स आए हैं, एक्सेल शीट्स आई हैं, तब से जो बाकी लोगों की जॉब थी, आम लोग काम कर रहे थे चीज मेंटेन वाली, वो तो खत्म हो गई। क्योंकि कंप्यूटर को तो ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक आदमी चाहिए, बट वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए पहले 10-10 लोग चाहिए थे। जिसकी वजह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है, जो कुछ जॉब्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यहाँ पे भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही ढंग का नहीं है, इंडस्ट्रीज ढंग की नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है खास करके इन रीजन में ज्यादा है, ठीक है। डिस्पैरिटी का मतलब कुछ ऐसा मतलब है कि लेट से एक टाइम एक एक साइड पे महाराष्ट्र है, एक साइड पे कोई और XYZ स्टेट है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है,
उस रीजन में स्पेसिफिकली जहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, वहां पे ज्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। और जहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी वहां पे इवेंचुअली फिर से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी और माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है, एक बहुत खराब विशेष साइकिल है ये। ठीक है। उसके बाद जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इनएडुकेट है, वो सूटेबल नहीं है आज के टाइम के हिसाब से। इंडिया में जो एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है वो बेसिकली उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स देखने को नहीं मिलते हैं, और ना ही उसमें कोई जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग अभी एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है। हालांकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है वो यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करता है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की बात करता है। बट जितने टाइम से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, जो भी वर्क फोर्स में हैं, जो यूथ है एट प्रेजेंट, बट उन उसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, जो कि वो ब्रिज ही नहीं कर पा रहे, वो कवर ही नहीं कर पा रहे। ठीक है। उसके बाद जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट है। दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक फॉर्मल जो रेगुलेटेड है, एक होता है इनफॉर्मल जो कि अनरेगुलेटेड है, वहां पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो फॉर्मल सेक्टर की डोमिनेंस ज्यादा है। फॉर्मल सेक्टर में प्रॉब्लम ये है कि कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको कोई भी जब मर्जी अपने काम से हटा सकता है, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, और कोई भी स्टेबल इनकम नहीं है। आज आप 1000 रुपए कमा रहे हो, कल को आप 200 रुपए कमा रहे हो, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। दीज आर द रीजंस कि हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना क्यों बढ़ रहा है, कौन से कॉजेज हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको मेंशन करा था कि हमारे पास पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट आई है। एक बार आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने 2017 में लॉन्च करा था, ताकि हम लेबर फोर्स के स्टैट्स को इकट्ठा कर सकें। इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो और जो अनएम्प्लॉयमेंट के रेशियो को ट्रैक करता है, यूजुअल स्टेटस और हमारा करंट वीकली स्टेटस पे। इसके इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए हैं। आपको एक्टिविटी स्टेटस एक बार पता होना चाहिए। ठीक है। ये सिर्फ आपके एक आइडिया के लिए, रेफरेंस के लिए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। आपको ये चीजें याद नहीं करनी है कि कौन सा स्टेटस कैसे काम करता है, बट इवेंचुअली आपको पता होना चाहिए कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ये जो हमारा सर्वे है, ये हमारा जो लेबर स्टेट्स के ऊपर डाटा प्रेजेंट करता है। अभी हमने देखे कि कौन से कॉज है। अगर हम बात करें कि जो देश में बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका पूरे भारत पे क्या फर्क पड़ रहा है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। इससे हुआ क्या है, लोगों के पास रेगुलर इनकम नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको बहुत मुश्किल हो रही है इवन अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए भी, और एक स्टैंडर्ड जो आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन करने के लिए। इसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही हैं। फिर जो लोगों की जो परचेजिंग पावर है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। उनकी जो पर्सनल परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज है। ठीक है। जिसकी वजह से अब उनके पास गुड्स पे स्पेंड करने के लिए ज्यादा पैसा बचा नहीं है, तो उनका जो ऑटोमेटिकली स्पेंडिंग था वो कम हो गई है। जब हमारी कंजम्पशन कम हो गई, हमारी एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो जो ओवरऑल जीडीपी है उस पे भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है। उसके बाद सोशल स्टिग्मा और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अगर हम इसकी बात करें, अगर कोई इंसान अनएम्प्लॉयड है तो सबसे पहले यहाँ पे साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है, देखने को मिलता है। ठीक है। कुछ जो सोशल एक्सक्लूजन के लोग आपको अजीब नजरे से देखते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, आपकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देखने को मिलता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बाकी उनके साथ के लोग काम कर रहे हैं बट उनको काम ही नहीं मिल रहा। ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है। सिर्फ जो इम्पैक्ट होते हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि फिजिकल है, फाइनेंशियल है, कैपिटल है, जो इवन मेंटल स्ट्रेस है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है सब चीजों में। उसके बाद जो इनइक्वालिटी है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज आ जाता है अगर बेरोजगारी बढ़ रही है। कैसे? क्योंकि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो इनकम में बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा, डिस्पैरिटी आ जाएगी। अमीर और अमीर होता रहेगा, जो गरीब है और गरीब होता रहेगा। ठीक है। जिसकी वजह से पूरे समाज में सोशल अनरेस्ट फैल सकता है और लोगों के बीच में डिससेटिस्फेक्शन फैल सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ब्रेन ड्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेन ड्रेन मतलब जो यहाँ के जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, जो यहाँ के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनको यहाँ पे तो एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है, काम नहीं मिल रहा है, इतनी डिग्री करने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी। तो वो बाहर की कंट्रीज में जाके पढ़ाई करना प्रेफर करते हैं, जॉब करना प्रेफर करते हैं। हमारे देश को क्या नुकसान हो रहा है कि जो देश के जो स्किल्ड वर्कफोर्स थी उसको सिर्फ हम काम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, इस वजह से वो भारत देश छोड़ के किसी और कंट्री में चले गए हैं, जिसकी वजह से जो कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट है वो तो बिल्कुल खराब हो गई है। अगर हम उस टैलेंट को इंडिया में रोकते, यहाँ पे रखते, उस टैलेंट को यूज करते, तो हमारी जो कंट्री की डेवलपमेंट है उसमें हेल्प होती। बट वो टैलेंट तो बाहर चला गया क्योंकि हमारी कंट्री इसको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन। उसके बाद सोशल अनरेस्ट, मैंने आपको बताया, लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन फैलती है जब उनके पास काम नहीं होता। ठीक है। प्रोटेस्ट में देखने को मिलते हैं, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, धरने लग जाते हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की डिमांड करी जाती है। तो ओवरऑल जो हालात है, जो माहौल है, वो खराब होता है। फिर इकोनॉमिक बर्डन, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है कि लोगों को सोशल वेलफेयर प्रोग्राम प्रोवाइड करने पड़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने पड़ेंगे।
समझने वाली बात ये है कि अगर ये लोग अगर काम कर रहे होते तो गवर्नमेंट को ये सब नहीं करना पड़ता, बट अब ये लोग काम नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर प्रोग्राम और जो कुछ ऐसे बेनिफिट शेयर करने पड़ रहे हैं ताकि लोग बिल्कुल ही फ्री ना बैठे, लोगों के पास कुछ तो इनकम होनी चाहिए, और कुछ ऐसे जॉब क्रिएशन इनिशिएटिव पे काम गवर्नमेंट अभी कर रही है। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो जॉबलेसनेस है, मतलब जो बेरोजगारी है, वो धीरे धीरे गवर्नमेंट के साथ हमारा जो रिश्ता है वो खट्टा कर देती है, खराब कर देती है, डिससेटिस्फेक्शन आ जाती है उसमें, जो इंडिविजुअल्स को क्या फोर्स करती है कि हम डिसरप्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे ताकि गवर्नमेंट को थोड़ा सा झटका लगे, हम वायलेंट एक्टिविटीज में एंटर करते हैं, बट जो कि बहुत गलत बात है। और इवेंचुअली जो हमारे देश की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो वीक होती है, वो उसका जो ढांचा है वो हिल जाता है। ये हम बात कर रहे थे कि पूरे पूरे जो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, बेरोजगारी है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन भी दी है कि हमारे, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, कितने तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। साइक्लिकल, साइक्लिकल में क्या होता है, डिमांड नहीं है मार्केट में, इस वजह से काम रुक गया। फ्रिक्शनल, पर्सन ने काम छोड़ दिया, ठीक है, और दूसरा काम देख रहा है, उसके बीच का जो गैप है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब साल के कुछ टाइम पे ही वो काम चलता है, कुछ टाइम पे नहीं चलता, जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का जो टूरिज्म सेक्टर है, वो साल के 12 महीने में से 8 महीने चल रहा है, बाकी 4 महीने कोई काम नहीं है। उसके बाद स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर चेंज होता है जब इंडस्ट्री का, मान लो कि पहले सिर्फ मैनुअल लेबर चाहिए थी, बट अब कंप्यूटर का काम चाहिए, जो वो गैप है स्किल का वो ब्रिज नहीं कर पा रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट, कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पे लोग बहुत ज्यादा हाई स्किल वाले बैठे हैं बट उनको इतनी नौकरी नहीं मिल रही है, ना उनको इतना पैसा मिल रहा है। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब, अगर हम बात करें यहाँ पे, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हर एक इंसान जो काम करने के लिए रेडी है, विलिंग है, उसको काम भी मिल रहा है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसा नंबर जो कि 2 से 3% में कंट्री में लाई करता है, थोड़ा सा नेचुरल माना जाता है कि ठीक है, इतने लोग किसी भी टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। फिर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब, अगर आपको खेत में काम करने के लिए सिर्फ 10 लोग चाहिए और वहां पे 20 लोग हैं, तो जो 10 लोग एक्स्ट्रा है उनकी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो जीरो होगी, क्योंकि उनकी तो वहां पे जरूरत नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा 10 लोग हैं हम उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं। ठीक है, ये आपको आइडिया देने के लिए था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितने तरह की होती है। अगर हम देखें, बात करें कि जो गवर्नमेंट है वो कौन से स्टेप्स ले रही है, कौन से इनिशिएटिव ले रही है ताकि हम देश में अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा रोक सके, कर्ब कर सके। और ये एक अचीवमेंट वाली भी बात है, अगर हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा देखें जो अभी रिसेंट है, वो बात करता है कि अभी हमारी जो 3.2% पे आ गई है 6% से, जो वो हमने -3% का सफर तय करा है वो इन्हीं इनिशिएटिव्स के वजह से करा है। तो हमको वो इनिशिएटिव्स पता होने जरूरी हैं। सबसे पहले नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने चलाया है। ये एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है। आपको जॉब मैचिंग सिखाई जाती है, करियर काउंसलिंग दी जाती है, स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, और आपको इंटर्नशिप की जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जा रही है अंडर नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट। फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा बोलते हैं, ये ऑलमोस्ट 100 दिन का जो गारंटी वाला काम देता है कि आपको साल में 100 दिन गारंटी एनुअल वेज मिलेगी, जो रूरल हाउस होल्ड है खास करके। ठीक है, यहाँ पे अनस्किल्ड मैनुअल वर्क चाहिए होता है, कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, वो उन लोगों को दी जाती है जिनके पास कोई भी काम नहीं है, वो ये मिनिमम 100 डेज का जो वर्क है वो इंश्योर करती है। फिर आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, ये रूरल पुअर के लिए है, जो गांव में गांव दराज के लोगों में जो लोग बैठे हैं, जो गरीब हैं, ताकि उनको कुछ इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया जा सके, जो कि आने वाले लंबे समय के लिए उनको एक रोजगार का जरिया दे, और कुछ प्लेसमेंट लिंक स्किल डेवलपमेंट सिखाई जाए, ताकि खास करके यूथ को, जो कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत भी यूज करी जा सके। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ चलता है, ये हमारे अर्बन पॉवर्टी को करता है। जो हम आजीविका पढ़ के आए हैं वो हमारे रूरल पॉवर्टी को करता है। जो अर्बन पॉवर्टी वाला है वो हमारा दीनदयाल अंत्योदय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और जो शहरों में लोग बेघर रह रहे हैं उनको शेल्टर, उनको छत प्रोवाइड करने की बात करता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बेसिकली एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है कि आपको लोन दिया जाएगा सब्सिडी स्कीम के तरीके पे, जिसकी वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, की आप अपना खुद का बिजनेस कर पाओ, खुद का कारोबार कर पाओ, जो कि जो खास करके आर्टिसन और जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनके लिए करा गया है। और उनको खास करके जो नॉन फार्म एक्टिविटीज है उनको उनको प्रमोट करने के लिए स्कीम चलाई गई है। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर आता है। ठीक है, ये स्किल सर्टिफिकेशन के लिए और जो इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग चाहिए यूथ को वो प्रोवाइड करता है, ताकि जो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी का जो फैक्टर है वो इंक्रीज हो सके और जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो कम हो सके।
ठीक है। उसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या बोलता है, वो बेसिकली बोल रहा है कि इसमें हम फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे जो कि 25% जो हिस्सा है अप टू 1500 तक का जो एम्प्लॉय को देना है जिसने जिसको काम पे रखा है, और जो उसकी बेसिक ट्रेनिंग कोर्स है 7500 तक, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी, ताकि एम्प्लॉयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय को हायर कर सके, उसको पैसे के फैक्टर की वजह से वो अपनी जॉब्स को कैंसिल नहीं करे। फिर एक नया प्रोग्राम है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर स्किल्स प्राइम। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उस मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है, जो कि जो आईटी प्रोफेशनल जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी रीस्किलिंग के लिए हेल्प करता है। रीस्किलिंग मतलब आपको अगर पहले से कोई स्किल आती है बट टाइम के साथ उसकी जो रेलेवेंस है कभी कम हो जाती है कभी बढ़ जाती है, बट उस स्किल्स को आगे करने के लिए अपनी जॉब को मेंटेन करने के लिए आपको न्यू स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, उसमें ग्रोथ करनी पड़ेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, रीस्किलिंग। हम यहाँ पे उन आईटी प्रोफेशनल को दोबारा रीस्किलिंग कर रहे हैं, जैसे कि जो हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी हुआ, वहां पे उन सेक्टर्स में हम हमारी जो डिजिटल एज है, डिजिटल एरा है, उसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकें। ठीक है, ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो भी गवर्नमेंट एट प्रेजेंट ले रही है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए। मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी दी है। अगर हम यूथ की बात करें, हम युवा की बात करें, देश में स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो डाटा है ये हमारा आईएलओ का इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट का डाटा है 2000, 2012, 19 और 22। सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर, कैजुअल। सबसे पहले देखें 37% हमारे कैजुअल थे, फिर कम हो गए, फिर और कम हो गए, फिर और कम हो गए। कैजुअल मतलब जिनको रेगुलेट नहीं करा जाता। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो ये फ्लक्चुएट करता है, पहले 50, फिर 46, फिर 42, अभी 47। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कम हुआ है। और जो रेगुलर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। रेगुलर मतलब जो सैलरीड है, जिनके पास प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी है। ये डाटा से हमको सीखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट के की इनिशिएटिव्स हैं वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर हम बात करें कि हमको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमको स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो कि प्रैक्टिकल स्किल सिखाए इंडस्ट्री की नीड्स के हिसाब से। और जो एकेडमिक सेक्टर है और जो इंडस्ट्रीज है उनके बीच में कोलेबोरेशन लेके आना पड़ेगा, ताकि वो आपस में डिसाइड करें उनको कौन सी स्किल चाहिए, तो जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वो वैसी ही चीजें सिखा पाए। फिर जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मतलब कि हमको सिर्फ एग्रीकल्चर पे रिलाई नहीं करना, डिपेंडेंट नहीं रहना, उसके अलावा भी हमको कुछ सस्टेनेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ट्राई करना चाहिए। फिर जो प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको इंक्रीज करना चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा, अगर गवर्नमेंट अपनी रेगुलेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेगी, उनको थोड़ा सा इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे ज्यादा पैसा बूस्ट कर सकता है, ज्यादा पैसा पंप कर सकता है, जिसकी वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज होगी और लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे काम कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर अगर हम कॉल फॉर एक्शन की बात करें, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हमको स्टेबल और सिक्योर जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर ग्रोथ और जो लोगों की जो इमोशनल वेलबींग है, मैंने बताया था ना कि मेंटल फैक्टर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोगों की जो इमोशनल वेलबींग है उसका भी ध्यान रखें। यहाँ पे हमने बात करी वे फॉरवर्ड की। अगर हम इस पूरे टॉपिक की कंक्लूजन की बात करें कि इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष क्या है, जो हमारे देश में बेरोजगारी है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक बहुत उलझा हुआ इशू है, जिसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक आउटपुट कम हो रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है, समाज में इंस्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है। इसको एड्रेस करने के लिए हमको मल्टी फेसेटेड अप्रोच चाहिए, मतलब एक अप्रोच से काम नहीं चलना चलेगा, हमको चारों तरफ से, चारों दिशाओं से इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज, हमारी एजुकेशनल रिफॉर्म्स और बिजनेस में इनोवेशन लेके आना पड़ेगा, ताकि हम एक इंक्लूसिव जॉब मार्केट क्रिएट कर पाए और एक लंबे समय के लिए एक ऐसी इकोनॉमी तैयार कर पाए जो कि ग्रो भी हो और खुद ब खुद चलती भी रहे। ठीक है, दिस वॉज हमने पूरे टॉपिक में बात करी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। मैंने आपको यहाँ पे पूरा डाटा बताया है, कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे देश में बेरोजगारी का, और बेरोजगारी है तो क्यों है, हमने कॉजेज की वहां पे बात करी। हमने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा देखा जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए भी, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देखी और क्यों न्यूज में था। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू सो मच।